नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और सीधा आप गुजरात का रुख करेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, दूसरी तरफ भाइयों बहनों संकट के समय कैसे खड़ा होता है, संकट के समय कैसे खड़ा होना अपने नागरिकों के साथ, यह भी कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों आपने देखा होगा। कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और उसकी जीविका की भी रक्षा करना, यही तो कार्य हुआ था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब परिवार को डबल इंजन की सरकार ने महीने में 2 बार पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कहीं ये नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला है। अकेले बिना भेदभाव के भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी मिली है। अपने नागरिकों के साथ संकट के समय कैसे सरकार खड़ी होती है। भाइयों बहनों, ये कोरोना कालखंड में कांग्रेस होती, न टेस्ट होते, न उपचार होता, न वैक्सीन मिलती और न राशन ही मिल पाता। और आस्था का सम्मान कैसे होना है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से, उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मैं परसों ही अयोध्या में था। अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में वर्तमान में उसके सजाने संवारने का कार्य हो रहा था। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी जब दीपोत्सव में अयोध्या पधारे थे, कितना भव्य कार्यक्रम था। यह है नई अयोध्या। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोलेगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था, अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला है। और भाइयों बहनों, बुलडोजर भी अब जो सड़क ही निर्माण नहीं करता है, इन माफियाओं की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। उनकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का कार्य और बालिकाओं के लिए महिला संरक्षण गृह और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम भी करता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, एक और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण, और भाइयों बहनों, उत्तराखंड के केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम नए सिरे से सज और संवर रहे हैं। यहां पर द्वारिका धाम भव्य रूप से सज और संवर रही है। माता अंबा का दाता भव्य रूप से सज संवर रहा है। आज भाइयों बहनों, आस्था का भी सम्मान है, सूरवीरों का भी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित हो रहा है। नौजवानों के रोजगार के लिए भी नित नई स्कीम आ रही है। अन्नदाता किसानों को किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। और अब तो भाजपा ने यह भी घोषणा कर दी है, फिर से 7वीं बार गुजरात में सरकार बनते ही आयुष्मान भारत की राशि अब 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख रुपए सालाना हर गरीब को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। निराश्रित महिला और वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा पहले से मिल रही है, इसमें वृद्धि की बात हुई है। नए नए रोजगार सृजन के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या कांग्रेस रहती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो पाता? और कोरोना कालखंड में भाई बहन आकर के आपका हालचाल लिए थे क्या? तो फिर चुनाव के समय ही ये क्यों दिखाई देते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उनकी कितनी राष्ट्रभक्ति है। वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, एक दिन कहते हैं कि राष्ट्रगान होगा और मंच पे खड़े होते हैं, फिल्मी गाना बजने लगता है। भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कांग्रेस तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ही इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही है। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। इसलिए बैरियर को हटाइए। दिल्ली से एक और नमूना आपके पास आया होगा, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, वो झाड़ू के नाम पर सब कुछ झाड़ करके लेके चला जाएगा। बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है इन लोगों से। ये राजनीति के कुछ नमूने हैं, ये केवल आकर के बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इसलिए सावधान रहते हुए भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है, भाजपा समृद्धि की गारंटी है, भाजपा विकास की गारंटी है, भाजपा लोक कल्याण की गारंटी है। सबका साथ सबका विकास के भाव को हर नागरिक तक बिना भेदभाव के पहुंचाने वाली पार्टी के रूप में कोई पहचान बनाती है तो भाजपा बनाती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का चुनाव जीत रही है। सभी सर्वे इस बात को कहते हैं, लेकिन जीत 7वीं बार ऐसी होनी चाहिए जो हर सीट पर छक्का 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 दिखाई दे, शानदार हो, जानदार हो, गुजरात की पहचान के अनुरूप हो। इसके अनुरूप तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं? सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आप सो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबसे अपील है, श्री गोविंद भाई परमार वे अपने दूसरे कार्यक्रम में मौजूद हैं। यहां पर मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद, यहां के जिलाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, ये सभी लोग मौजूद हैं। और उन सब की उपस्थिति में श्री गोविंद भाई परमार को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाकर के आप भेजेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध ये उमरेठ नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। गुजरात किरण में सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से हुंकार भरते नजर आए। राम मंदिर का मुद्दा भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया। और देखिए लोकप्रियता सीएम की,
लोग कितना उनको पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा लोगों में उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए उत्साहित होते हैं लोग कितना ज़्यादा, ये इस जनसभा को देखकर साफ तौर पर पता लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कई बातों में, अपनी बातों में पार्टियों पर भी निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और आम आदमी पार्टी को लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए, दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली से भी कुछ लोग आ रहे हैं और यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दें, जनता से अपील की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देकर ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर विजयी बनाए, ताकि बीजेपी का प्रत्याशी जीतकर जनता के लिए बेहतर काम कर सके। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा वाकर हत्या में कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की उम्मीद दे दी है। नार्को टेस्ट जो है, अनुमति इसको लेकर दे दी है। नार्को टेस्ट अब होगा और आपको बता दें कि अनुमति कोर्ट से मांगी गई थी और अब कोर्ट ने इस बात पर सहमति दे दी है और अब आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस को 1 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट करवाना है और पहले 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट कराने की डेट फाइनल हुई थी। वहीं इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट के बाथरूम और बेडरूम और साथ ही साथ किचन से खून के निशान मिले हैं। वहीं छानबीन के दौरान पुलिस को उसके फ्लैट से कुछ कपड़े भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन कपड़ों को सीज कर लिया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरोपी आफ्ताब पर 28 नवंबर को तलवार लिए लोगों ने हमला करने की भी कोशिश की थी। आफ्ताब को शाम को रोहिणी इलाके में हमला आफ्ताब के ऊपर करने की कोशिश की गई थी, मारने की कोशिश आफ्ताब को की गई थी। जैसे ही आफ्ताब की ओर जो लोग हैं भागे, उसके बाद पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले को संभाल लिया। आफ्ताब जैसे ही एफएसएल कार्यालय से बाहर आया और वैन में सवार होकर निकला, तभी हमलावरों ने अपनी कार को आगे बढ़ाया और आगे खड़ी कर दी और इसके बाद तलवारें लेकर दौड़ गए। हमलावरों के पास 5 तलवारें थीं। हमले के बाद दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट हो गया। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि उसी दिन रात में ही आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ में जेल में अधिकारियों की मीटिंग हुई और इसमें मंगलवार को आफ्ताब को फिर से एफएसएल लैब और अस्पताल ले जाने के दौरान सुरक्षा का खाका खींचा गया। लगातार देखिए, आफ्ताब से पूछताछ जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस ने इसको लेकर, क्योंकि पूछताछ सफर ना हो, इसको लेकर समय जो है पूछताछ का उसको भी बढ़ा दिया, रिमांड का समय बढ़ा दिया। और दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार कर रही है। और इस मामले में जो बड़ी अहम जानकारी अभी सामने आई है, जो बड़ी अपडेट सामने आई है, वो नार्को टेस्ट को लेकर है। नार्को टेस्ट को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द नार्को टेस्ट हो, और क्योंकि नार्को टेस्ट से काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट के लिए अनुमति मांग रही थी कोर्ट से। अब कोर्ट ने नार्को टेस्ट के लिए अनुमति दे दी है। 1 दिसंबर का समय दिया है आफ्ताब के नार्को टेस्ट को करने के लिए। दिल्ली पुलिस को अब कोर्ट से परमिशन मिल गई है। 1 तारीख को दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट करवाएगी आफ्ताब का, जिससे कि जो तमाम एंगल्स हैं वो और ज़्यादा जुड़ेंगे। देखिए, ये मामला जो है बहुत गंभीर, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसकी जांच पड़ताल काफ़ी लंबे समय से चल रही है। पुलिस पूरे मामले पर एक एक पहलू को जांच रही है और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए इस मामले का खुलासा करने की कोशिश लगातार कर रही है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। आफ्ताब ने देखिए जिस तरीके से पुलिस को बयान दिया, जिस तरीके से पुलिस को जानकारियां दी हैं, किस तरीके से उसने हत्या की है, उन सबको भी पुलिस ने अब इकट्ठा किया है और उनको जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। न्यूज़ रूम से मेरी सहयोगी बबीता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। बबीता, देखिए 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने परमिशन दे दी है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि नार्को टेस्ट जब होगा काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आफ्ताब क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, किस तरीके से ये मामला है, किस तरीके से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया, बहुत डिटेल में पता चल पाएगा।
जी बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि आपने एक बात सही बोली है कि सभी लोगों को इंतज़ार है, सब लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें खुलासा कर दिया जाए और जो सच है वो बाहर आए। तो अब आपको ये भी बता दें कि 1 दिसंबर को, दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से इजाज़त मिल गई है। इससे पहले 5 दिसंबर की डेट कही जा रही थी, लेकिन अब 1 दिसंबर डिसाइड हुई है और अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट किया जाएगा आफ्ताब का। तो ये भी बता दूँ आकांक्षा मैं आपको कि नार्को टेस्ट जब किया जाएगा, ये अम्बेडकर अस्पताल में इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और साथ ही साथ इसमें जो रहेंगे वो 5 सदस्य रहेंगे। तो यानी कि 5 सदस्य वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कौन कौन रहेंगे उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देती हूँ कि वहाँ पर 2 डॉक्टर्स रहेंगे, जो अम्बेडकर जो अस्पताल के डॉक्टर होंगे वो रहेंगे, फिजिशियन रहने वाला है, साथ ही साथ जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है वो भी वहाँ पर रहेंगे और साथ ही वहाँ पर जो है अधिकारी भी रहने वाले हैं, 1-2 FSL के कार्यालय के अधिकारी भी रहेंगे। साथ ही इसमें जो है ये भी बता दूं कि एक फोटोग्राफर भी रखा गया है। फोटोग्राफर इसलिए रखा गया है ताकि जो भी सवाल पूछे जाए उसकी वीडियोग्राफी की जा सके कि कहीं ऐसे तो नहीं कि आफ्ताब कोई मनगढ़ंत कहानी जो है वहाँ पर सुना रहा हो, क्योंकि इससे पहले पॉलीग्राफ जो टेस्ट हुआ था, क्योंकि आपको जिस तरह से हमें जानकारी है इस चीज़ की कि आफ्ताब पहले से ही ड्रग एडिक्टेड था, तो काफ़ी लंबे समय से वो नशा कर रहा था। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पॉलीग्राफ जो टेस्ट में जो जवाब उसने दिए हैं कहीं ऐसे तो नहीं वो मनगढ़ंत हो, ऐसा तो नहीं वो कोई कहानी रच रहा हो, क्योंकि उसने दृश्यम की भी बात की थी कि दृश्यम देखकर उसने ये पूरी हत्या की साजिश रची थी और वो दृश्यम 2 का भी काफ़ी लंबे समय से वो इंतजार कर रहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है वो फिल्मी कहानी की तरह इसको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक फिल्म के जरिए वो इंस्पायर हुआ और उसने ये हत्या कर दी। तो देखा जा सकता है, तो सभी इन पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आफ्ताब कोई और कहानी रचने की कोशिश कर रहा हो, बचने की कोशिश कर रहा हो। तो इसी को लेकर जो है ये पूरी टीम रखी गई है। हर एक मूवमेंट पे जो है बारीकी से ध्यान दिया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी कि ऐसे तो नहीं कि जो है टटोलने की कोशिश की जाएगी, साफ तौर पर अगर बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बबीता, जब नार्को टेस्ट होता है तो डॉक्टर्स की भी एक टीम रहती है मौजूद, ताकि पूरी हेल्थ की भी निगरानी रखी जा सके, कितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, कितना ज़्यादा फीवर है, या फिर क्या टेम्परेचर है आपके शरीर का, बॉडी का क्या टेम्परेचर है, ये पूरा नोट किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको करते समय बहुत ध्यान और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ती है। रहने वाले हैं जी। बिल्कुल, देखिए बबीता, नार्को टेस्ट के दौरान बड़ी ही एहतियात बरतने की जरूरत होती है और इसीलिए कहा यह भी जाता है कि एक डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद रहती है टेस्ट के दौरान, पुलिस टीम मौजूद होती है, कैमरा की जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड किया जाता है कैमरे में, पूरा नार्को टेस्ट के दौरान क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। साथ ही साथ एक डॉक्टर्स की भी खास टीम होती है जो कि निगरानी रखती है जिसका टेस्ट होता है उस पर कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है बॉडी का, इसके अलावा कई अन्य चीज़ें हैं जो मेडिकल टर्म्स में होती हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल आकांक्षा, साफ तौर पर यही कह सकते हैं कि बारीकी से बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, सभी मूवमेंट पे उसका ध्यान रखा जाएगा। जब वो बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है, तो एक एक मूवमेंट पे जो है डॉक्टरों की नज़र भी रहेगी, इसलिए 5 सदस्य वहाँ पे रखे गए हैं अलग से जो बारीकी से इस पर ध्यान देंगे। वहीं मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो है लगातार इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि वो ड्रग एडिक्टेड है। इस बात पर मैं इसलिए बार बार जोर दे रही हूँ कि वो काफ़ी लंबे समय से नशे का आदी रहा है। तो ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं दिमाग में, जहन में रहेगी कि वो नशे का एडिक्टेड था, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो दोबारा से एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि पुलिस को इसमें भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि छानबीन लगातार, जिस तरह से आपने भी बताया था, छानबीन लगातार जारी है, एक के बाद एक सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ये जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने एक सबूत के तौर पर पेश की जाएगी, इसीलिए इस पर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर पुलिस के काम की बात कर ली जाए तो पुलिस भी लगातार छानबीन कर रही है, ठिकानों पर जा रही है। अब तक 13 हड्डियां जो है प्राप्त कर ली गई है और उनकी जांच अभी फॉरेंसिक लैब में की जा रही है और साथ ही आपको ये भी बता दें बिल्कुल बबीता, जांच पड़ताल पूरी की जा रही है और कोशिश यही है पुलिस की कि जल्द से जल्द मामला सॉल्व हो जाए और तमाम जो कड़ियां हैं जो कि अभी उलझी हुई हैं वो सब एक दूसरे से सारी की सारी कनेक्ट हो और मामला जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, तमाम सबूत भी इकट्ठे हो जाए। बहुत धन्यवाद बबीता आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बदमाशों के खिलाफ लगातार एनआईए की कार्रवाई तेज की जा रही है और पंजाब पुलिस कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाई थी। लॉरेंस, आपको बता दें कि मास्टरमाइंड है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने रिमांड पर लिया है और उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। दिल्ली ले जाया गया है उसको और मिली जानकारी के अनुसार
एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की है। ये छापेमारी जो है इसमें राजस्थान के साथ साथ सुबह ही लुधियाना के पास दोराहा के गांव राजगढ़ में बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर की गई है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है। जो और उसके साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि हरियाणा और राजस्थान में भी छापेमारी चल रही है। केस में एनआईए की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई लगातार की जा रही है, पूछताछ लगातार की जा रही है बिश्नोई से। और इस पूरे मामले को लेकर बिश्नोई को पूछताछ के लिए पंजाब में पुलिस लेकर पहुंची हुई थी और पूछताछ जो इस पूरे मामले पर की जा रही है, इसको कड़ियां इस मामले की जुटाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी लगातार चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एनआईए की टीम बहुत एक्टिव नजर आ रही है और पूरी जो कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से करने के लिए पूछताछ भी लगातार की जा रही है। बिश्नोई के कई करीबियों के घर पर बताया जा रहा है कि छापेमारी भी की जा रही है और ये छापेमारी राजस्थान के साथ साथ सुबह सुबह ही लुधियाना के पास दोराहा गांव के राजगढ़ में भी की गई है। बिश्नोई के जो करीबी हैं उनके घरों पर ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। सिद्धू मूसेवाला पूरा जो मामला था सिद्धू मूसेवाला की हत्या का, उस मामले में इसको मुख्य आरोपी रखा गया है। ऐसे में लगातार पूछताछ हो रही है और कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो पूरा मामला है इसमें एनआईए की कार्रवाई हो रही है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बदमाशों के खिलाफ लगातार एनआईए की टीम एक्टिवली कार्रवाई कर रही है। पंजाब पुलिस भी इस मामले पर कार्रवाई कर चुकी है और पंजाब पुलिस कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाई थी और इससे पूछताछ भी की गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने रिमांड पर लिया हुआ है और उससे पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है। तो ऐसे में पूछताछ एक तरफ पंजाब की पुलिस कर रही है, कभी कभी पंजाब में बुला के उससे पूछताछ की जाती है तो कभी एनआईए की टीम दिल्ली में उससे पूछताछ कर रही है। पूरे मामले को साफ और पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारियां निकालने की कोशिश की जा रही है। एनआईए की टीम दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में छापेमारी भी कर रही है। जानकारी मिल रही है कि बिश्नोई के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों पर भी, ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है और जानकारी के मुताबिक एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों पर, उसके तमाम जो संबंधी हैं, उसके तमाम जो रिश्तेदार हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की है। ये छापेमारी राजस्थान के साथ साथ लुधियाना के पास आपको बता दें कि एक गांव है राजगढ़, जहां पर की जा रही है और कई करीबी जो हैं लॉरेंस बिश्नोई के, उन पर भी शिकंजा कसा हुआ है। उनके घरों पर भी, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और इस पूरे मामले पे आपको बता दें कि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, एनआईए की टीम लगातार पूछताछ भी कर रही है और ये मामला जो है इसको लेकर बिश्नोई से पूछताछ और पंजाब पुलिस लेकर आई थी पंजाब पूछताछ के लिए ही। संवाददाता कोमल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कोमल, देखिए जानकारी मिल रही है कि बिश्नोई को लेकर पूछताछ लगातार चल रही है और साथ ही साथ उसके जो कई ठिकाने हैं, उसके जो करीबी हैं, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की भी कार्रवाई चल रही है। आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? जी आकांक्षा, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि पहले पंजाब लेकर आई थी लॉरेंस बिश्नोई को, उसके बाद एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आई। दिल्ली इसकी पूछताछ चल रही है। उसके अलावा आज पूछताछ के मामले में एक अहम खुलासा सामने आया कि ये लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्के हैं, जो साथी हैं, 9 हिट लिस्ट में हैं, जिसमें सबसे ऊपर है गोल्डी बराड़, जो कनाडा में बैठकर सारे गैंग को चला रहा है। दूसरा है काला राणा और तीसरा है रवि राजगढ़िया, जिसके लुधियाना के अंदर आज छापेमारी चल रही है। दूसरी जगह छापेमारी यमुनानगर हरियाणा के अंदर चल रही है। वहां है सिमरनजीत बाबा नाम से शख्स है, अभिषेक है और काला राणा है। काला राणा और अभिषेक और सिमरनजीत बाबा हैं जो यहाँ तीन लोगों के यहाँ यमुनानगर में छापेमारी चल रही है और इन तीनों की काफी हिट लिस्ट में नाम है। बहुत सी फिरौती, हत्याएं और गैंग के मेन आदमी है ये चलाते हैं हरियाणा में गैंग का। और ये एनआईए की टीम को ये अहम सुराग मिला है कि कहां से इन लोगों को हथियार मिलते हैं, कहां से इनको फंडिंग मिलती है, कहां से इनको वेपन आते। और आकांक्षा, ये कहने की बात है कि सबसे बड़ा लॉरेंस बिश्नोई का जो नेटवर्क है वो राजस्थान से है। सारी चीजें जो है राजस्थान से चलती हैं और ये एनआईए की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है
कि ये जो जेलों में बैठे हैं ये कैसे, ये कहाँ किस तरह की अपने गैंग को चला रहे हैं और कैसे इनको ठीक है, फंडिंग बिल्कुल मुहैया कोमल, कहाँ से इस हो रही पूरे है, मामले पर इसीलिए एनआईए भी कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ पंजाब पुलिस भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हुए तमाम जो सवाल है उनको लेकर पूछताछ कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब खबर भदोही से है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। आपको बता दें कि मिर्जापुर के लालगंज तहसील के भूसी में हुई है कार्रवाई और 10 करोड़ 92 लाख की 26 बीघा जमीन कुर्क की गई है। विजय मिश्रा ने बेटे, बहू और समधी के नाम ली थी जमीन। गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही डीएम के आदेश पर कार्रवाई की गई है। जेल में बंद विजय मिश्रा पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। 10 करोड़ 92 लाख की 26 बीघा जमीन पर कार्रवाई की गई है, कुर्क कर दी गई है ये जमीन। इस वक्त ही बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये पूरी कार्रवाई जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भदोही के डीएम के आदेश पर की गई है। 10 करोड़ 92 लाख की संपत्ति है जिसको सीज कर दिया गया है। 26 बीघा ये संपत्ति बताई जा रही है। जेल में बंद है और आपको बता दें कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मिर्जापुर के लालगंज तहसील के भूसी में ये पूरी कार्रवाई की गई है और पूर्व विधायक विजय मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। डीएम ने आदेश दिया है, भदोही के डीएम ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया जिसके बाद संपत्ति कुर्क की गई है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।